हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तारीखों की घोषणा की गई है। लद्दाख के साथ 23 जनवरी 2025 तक बर्फ की घटनाओं की मेजबानी करेगा, जबकि जम्मू और कश्मीर 22 से 25 2025 तक बर्फ की घटनाओं की मेजबानी करेंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल पहले शुरू करते हैं। द डेट्स ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैव बीन अनाउंस्ड विद लद्दाख होस्टिंग द आइस इवेंट्स from January 23 to 27, 2025, while Jammu and Kashmir will host the snow events from February 22 to 25, 2025. When did the Khelo India Winter Games first begin? फर्स्ट ऑप्शन है 2019, सेकेंड ऑप्शन है 2020, थर्ड ऑप्शन है 2021, फोर्थ ऑप्शन है 2022। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2020। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। लद्दाख 23 से 27 जनवरी 2025 तक बर्फ प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा, जबकि जम्मू और कश्मीर 22 से 25 फरवरी 2025 तक बर्फ प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2020 में शुरू हुए। उद्घाटन संस्करण में 306 महिलाओं सहित लगभग 1000 एथलीटों ने भाग लिया। पिछले कुछ वर्षों में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021 में 1350 से अधिक और 2022 में 1500 से अधिक एथलीटों ने हिस्से में भाग लिया, जो जम्मू और कश्मीर में खेलों के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महिला श्रेणी में नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? हु हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2024 इन द वुमेन्स कैटेगरी? फर्स्ट ऑप्शन है हीथर नाइट, सेकेंड ऑप्शन है स्मृति मंथाना, थर्ड ऑप्शन है एलिस पेरी, फोर्थ ऑप्शन है डैनी वाट हॉज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, महिला श्रेणी में नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी डैनी वाट हॉज ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पाकिस्तान के हारिस राउफ और इंग्लैंड के डैनी वाट हॉज की घोषणा की है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी विनाशकारी गेंदबाजी से 2002 के बाद से पाकिस्तान को उस देश में पहली एक दिवसीय श्रृंखला में जीत दिलाई, जबकि इंग्लैंड की सदाबहार वाट हॉज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शॉर्ट फॉर्मेट की जीत में अपनी टीम की विशिष्ट आतिशी पारी का समर्थन किया। दोनों खिलाड़ियों ने अपना पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में
R&D सहयोग के लिए HPCL और C6 एनर्जी के बीच किस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सीवेट बायोमास को बॉलीरेज करने के लिए संयुक्त विकास और प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण को उठाते हैं। इन December 2024, what type of agreement was signed between HPCL and C6 Energy for R&D collaboration to take up joint development and commercialization of technologies for valorizing seaweed biomass? फर्स्ट ऑप्शन है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, थर्ड ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ ऑप्शन है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी HPCL और C6 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने समुद्री शैवाल बायोमास के मूल संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण हेतु अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत HPCL C6 एनर्जी के साथ मिलकर समुद्री शैवाल बायोमास को ईंधन और रसायनों में बदलने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और विस्तार करेगा, जबकि इन प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण किया जा रहा है। C6 एनर्जी समुद्री शैवाल की खेती और कटाई को अधिक लागत प्रभावी बनाने के अपस्ट्रीम हिस्से पर भी काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च गतिशीलता वाहनों HMVS 8x8 की आपूर्ति के लिए रुपए 136 करोड़ अनुबंध प्राप्त किया है? Which company has secured rate 136 crore contract to supply indigenously designed high mobility vehicles 8x8? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है BEML लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च गतिशीलता वाहनों 8x8 की आपूर्ति के लिए 136 करोड़ रुपए अनुबंध प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, BEML लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स 8x8 की आपूर्ति के लिए 136 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया है। इन वाहनों को युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली परियोजना के लिए तैनात किया जाएगा। HMV का विनिर्माण मुख्य रूप से पलक्कड़ संयंत्र में किया जाएगा तथा परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित अन्य प्रभागों में अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, FY25 के लिए भारत के लिए ADB की GDP विकास का पूर्वानुमान क्या है? What is ADB's GDP growth forecast for India for FY25? फर्स्ट ऑप्शन है 6%, सेकेंड ऑप्शन है 6.5%, थर्ड ऑप्शन है 7%, फोर्थ ऑप्शन है 7.2%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, FY25 के लिए भारत के लिए ADB की GDP विकास का पूर्वानुमान क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने निजी निवेश और आवास मांग में अपेक्षा से कम वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। बहुपक्षीय विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को भी कम कर दिया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के 2024 में 4.9% बढ़ने का अनुमान है, जो एडीबी के सितंबर के 5% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को सालाना मनाया जाता है ताकि मजबूत लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय यूएचसी दिवस 2024 के लिए विषय क्या है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 12 to raise awareness about the need for strong, resilient health system and universal health coverage. What is the theme for International UHC Day 2024? First option है health for all, a shared responsibility. सेकेंड ऑप्शन है बिल्डिंग रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम्स। थर्ड ऑप्शन है हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। फोर्थ ऑप्शन है इक्वलिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यूएचसी दिवस 2024 के लिए विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मजबूत लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स स्वास्थ्य, यह सरकार पर है। इसे पहली बार 12 दिसंबर 2012 को लॉन्च किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से यूएचसी को देशों की प्राथमिकता बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था, क्योंकि यह मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय विकास की पूर्ति के लिए अभिन्न और आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राहुल नार्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। राहुल नार्वेकर किस राजनीतिक दल से हैं? राहुल नार्वेकर वॉज री इलेक्टेड एज द 50th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। विच पॉलिटिकल पार्टी डज राहुल नार्वेकर बिलोंग्स टू? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड ऑप्शन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। थर्ड ऑप्शन है शिवसेना। फोर्थ ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। बताइएगा दोस्तों, राहुल नार्वेकर किस राजनीतिक दल से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर पुनः 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। राहुल नार्वेकर, जो पिछली 14वीं विधानसभा में 2.5 साल तक अध्यक्ष रहे थे, निर्विरोध चुने गए। 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कालिदास सुलोचना नीलकंठ कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा के नवनिर्वाचित 288 सदस्यों को पद की शपथ दिलाई तथा सदन के अध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, छठी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया? हु वॉज री इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 6th झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? फर्स्ट ऑप्शन है इंदर सिंह नामधारी को। सेकेंड ऑप्शन है हेमंत सोरेन को। थर्ड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ महतो को। फोर्थ ऑप्शन है रघुवर दास को।
बताइएगा फ्रेंड, छठी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ महतो को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से छठी झारखंड विधानसभा का पुनः अध्यक्ष चुना गया। रविंद्रनाथ महतो पिछली 5वीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। रविंद्रनाथ महतो लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इंदर सिंह नामधारी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन लगातार 2 बार नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the interim prime minister of Syria after बशर अल असद गवर्नमेंट फेल? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अल बशीर, सेकंड ऑप्शन है बशर अल असद, थर्ड ऑप्शन है अली मामलुक, फोर्थ ऑप्शन है रामी मखलौफ। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अल बशीर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम या HTS विद्रोहियों ने बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोहम्मद अल बशीर 1 मार्च 2025 तक सीरिया में संक्रमणकालीन सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। मोहम्मद अल बशीर विद्रोही जिहादी संगठन HTS का हिस्सा है, जिसने 8 दिसंबर 2024 को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया और असद परिवार के 5 दशक के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आपूर्ति श्रृंखला परिषद की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सेकेंड मीटिंग ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल? फर्स्ट ऑप्शन है श्री पीयूष गोयल, सेकेंड ऑप्शन है श्री राजेश अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है श्री अमिताभ कांत, फोर्थ ऑप्शन है श्री सुरेश प्रभु। बताइएगा फ्रेंड्स, आपूर्ति श्रृंखला परिषद की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्री राजेश अग्रवाल ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने आपूर्ति श्रृंखला परिषद की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने किया। SCC के अध्यक्ष ने सितंबर 2024 में पिछली बैठक के बाद से हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला और रसायनों से संबंधित APT पर एक अद्यतन साझा किया, जिसमें अधिक से अधिक रसायन व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न कार्यधाराओं के माध्यम से स्रोतों में विविधता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेल मिलाप को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।